अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलिए आज हम जो है सेलुलर लाइफ का लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 पे बात करी थी कि वायरस जो है किस तरीके से जो है वो ह्यूमन हॉस्टल के अंदर वो सर्वाइव कर पाता है। आज हम देखेंगे कि वायरस की जो सर्वाइवल है वो इन्वायरमेंट में कैसे होती है। अगर वायरस सपोज बाहर हो, इन्वायरमेंट के अंदर हॉस्टल के अंदर ना हो, बाहर हो, या बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो वायरस पे किस तरीके से वो असर डालता है, थोड़ा उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है। तो अब जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो वायरस की जिंदगी पे इम्पैक्ट कर सकते हैं या वायरस पे जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है वो क्या है। एक तो टेम्परेचर है, ठीक है जी, टेम्परेचर के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो क्या है, वो लाइट भी है। ठीक है जी, लाइट हो गया या पीएच हो गया या ह्यूमिडिटी होगी। तो ये चीजें जो है वो वायरस पे क्या असर डालती हैं, इस पे हम थोड़ा हम क्या करेंगे, बात करेंगे बुक के हवाले से, यही टॉपिक है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम आते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन वायरस। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन वायरस। ठीक है। तो मतलब जो गर्मी की जो दर्जा हरारत है वो कितने तक वो वायरस बर्दाश्त कर सकता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो वायरस पे टेम्परेचर का क्या असर होता है उस पर थोड़ा हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वायरस की जो कंपोजिशन है वो क्या है, वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड से मुराद क्या है, न्यूक्लिक एसिड से मुराद है डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है। डीएनए और आरएनए को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वायरस का। और वायरस के बाहर जो शील्ड जो होती है, कवरिंग जो होती है, वो क्या होती है, प्रोटीन होती है। और कुछ कुछ वायरस में तो बाहर लिपिड की भी लेयर होती है। और ऐसे वायरस को हम इनवेलप्ड वायरस कहते हैं, जिनके पास लिपिड की लेयर होगी, इनवेलप्ड वायरस कहेंगे। अब हम बता, हाई टेम्परेचर जो है वो वायरस के जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डी नेचर कर देता है। डी नेचर से मुराद क्या है, एक तरतीब है, उस तरतीब में अगर कोई बिगाड़ पैदा हो जाए तो उसको हम कहेंगे डी नेचर। मतलब उसकी जो नेचर थी अब वो चेंज हो चुकी है। री का मतलब होता है, डी का मतलब होता है रिमूव होना। मतलब वायरस का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहा था। हाई टेम्परेचर ने उसके स्ट्रक्चर उसके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को तोड़ दिया, उसके प्रोटीन्स को डैमेज कर दिया, उसके प्रोटीन्स अलग अलग हो गए। तो उस को हम क्या कहते हैं, डीनेचरेशन कहते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर पे। अब कितना टेम्परेचर हो कि वायरस का जो है वो स्ट्रक्चर डीनेचर हो सकता है या स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो सकते हैं। तो याद रखें, वायरस 60 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, जो प्रोटीन का जो शेप है, वायरस का जो कैप्सिड है, उसका शेप क्या हो जाएगा, उसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। और प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स जो है वो टूट जाएंगे, प्रोटीन टूट जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। तो याद रखिए कितना टेम्परेचर, जब टेम्परेचर 60 या उससे ज्यादा जाएगा तो क्या हो सकता है, वायरस खतरे में आ सकता है, उसके प्रोटीन स्ट्रक्चर टूट सकता है। ठीक है, वायरस का प्रोटीन टूट जाएगा। जैसे हम अंडा जब उबालते हैं ना, जो अंडा का सफेद वाला जो हिस्सा है, जब आप उसको हम गर्म करते हैं और उसको जब हम तवे पे जब तक तलते हैं तो उसका देखो स्ट्रक्चर किस तरीके से हो जाता है, क्योंकि वो प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो वायरस का भी जो शील्ड है वो भी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और क्या क्या होगा, हाई टेम्परेचर कैन सेपरेट द यूनिट्स ऑफ कैप्सिड, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड डिसोसिएशन कहते हैं, कैप्सिड डिसोसिएशन कहते हैं। अब देखो, मैंने आप लोगों को पहले आप लोगों को बोला था कि सपोज ये वायरस है ना, ये वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। ये इसकी बाहरी वाली कवरिंग है जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। अब ये कैप्सिड जो है ना, ये छोटे छोटे ईंटों से, जैसे दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी है, ये भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है। ठीक है। इसके अंदर अगर हम जूम करके देखेंगे, ये जो इसका हिस्सा है ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। उन छोटी छोटी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, कैप्सोमर कहते हैं, कैप्सोमर। ये कैप्सोमर मिलकर क्या बनाते हैं, ये बाहर की जो लेयर लेयर है या कोट है उसको बनाते हैं। और इस कोट को, इस लेयर को हम क्या कह रहे थे, कैप्सिड कह रहे थे। ठीक है। तो कैप्सिड जो है वो किससे मिलकर बनाता है, रिपीटेड यूनिट्स जो है वो प्रोटीन की होती है, जिनको हम कैप्सोमर कहते हैं, उससे मिलकर बनाता है। जब हाई टेम्परेचर हो जाता है तो ये जो कैप्सिड है, मतलब जो कैप्सोमर से मिलकर बना है, ये जो कैप्सोमर है ना, ये अलग अलग हो जाते हैं। ये कैप्सोमर मतलब छोटी छोटी यूनिट्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे अगर आपके घर के चारों तरफ दीवार है, हर एक दीवार में से आप ईंटें अलग अलग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा घर जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हाई टेम्परेचर पे जो है वो कैप्सिड के जो कैप्सोमर्स हैं, जो यूनिट्स हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। और ये जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का इसके अंदर पड़ा है, वो एक्सपोज हो जाता है, जिससे वायरस सर्वाइव नहीं कर पाता। तो हाई टेम्परेचर ये वाला भी इम्पैक्ट डाल सकती है।
और क्या कर सकता है हाई टेम्परेचर, और क्या नुकसान दे सकता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो डीएनए इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए, आरएनए से डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो डीएनए वाले जो भी वायरस होंगे जिनके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा वो ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे हाई टेम्परेचर पर। आरएनए वाला वायरस हाई टेम्परेचर पे ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि डीएनए इज मोर स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल है? क्योंकि हमें पता है जो डीएनए जो है, डीएनए के पास क्या होती है, एक तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, ठीक है। तो जब बॉन्ड बनता है तो ये इसके जितने भी क्या होते हैं एक्टिव ग्रुप होते हैं वो भर जाते हैं। एक्टिव ग्रुप क्या होते हैं, जहां पर बॉन्ड बनता है वो सारे के सारे भर जाते हैं। और डीएनए के पास क्या होता है, थायमीन होता है, यूरेसिल नहीं होता, थायमीन। तो थायमीन भी क्या होता है, ये भी जो होता है वो एज कम्पेयर टू यूरेसिल ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अगर ये बॉन्ड बना ले तो उसके बाद ये दूसरा बॉन्ड नहीं बना पाता। लेकिन मैं अगर आरएनए की बात करूं तो आरएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर होता है और राइबोज शुगर के एक्टिव ग्रुप ज्यादा होते हैं, इसलिए आरएनए वाला वायरस ज्यादा एक्टिव होता है। हाई टेम्परेचर पे वो क्या करेगा, वो एक्टिविटी शो करेगा, बॉन्ड बनाएगा और उसकी जो स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाएगा। और इसके पास यूरेसिल होते हैं, यूरेसिल के पास भी बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप होते हैं, मतलब ये भी बहुत ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो हाई टेम्परेचर क्या करेगा, इन पे इफेक्ट करता है, लेकिन डीएनए पे इफेक्ट नहीं करता। डीएनए वाले वायरस हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन आरएनए वाले वायरस हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सके। तो इस कंडीशन में फिर ये वायरस अपना बचाव कैसे करते हैं, तो उस कंडीशन को भी देख लेते हैं। तो जैसे आरएनए वाले वायरस, जैसे मैं अगर कोरोना की मैं बात करूं, कोरोना वायरस हो गया या इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो ये क्या करते हैं ऐसी कंडीशंस में, ये जो है वो जिस हो सेल के अंदर रहते हैं उसके सिलाइवा को, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन को वो क्या करते हैं, एज यूज करते हैं शील्ड, एज अ बैरियर की तौर पर, ताकि वो उसके अंदर छुप जाए। वो शील्ड उसके अंदर जो कवरिंग कर लेते हैं, मतलब म्यूकस को एज अ कवरिंग लेयर बना लेते हैं, सलाइवा को एज अ कवरिंग लेयर बना देते हैं, ताकि हाई टेम्परेचर पे असर ना करे। तो ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं वायरस एनवायरमेंट से, मतलब टेम्परेचर से बचने के लिए, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर, वायरस के ऊपर, कि वो डीनेचुरेशन कर सकता है, कैप्सोमर के यूनिट्स को अलग अलग कर सकता है और डीएनए और आरएनए के बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। लेकिन डीएनए स्टेबल होता है तो इसलिए डीएनए के बॉन्ड कम टूटते हैं, आरएनए के बॉन्ड ज्यादा टूट जाते हैं। देखिए अब आते हैं किसकी तरफ, ह्यूमिडिटी की तरफ। ह्यूमिडिटी, इसकी थोड़ा मैंने स्पेलिंग सही से नहीं लिखी होगी शायद, आपको सही, ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी जिसको हम नमी भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ह्यूमिडिटी है क्या, उसको डिफाइन करते हैं। तो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। मतलब हवा में पानी के जो बुखारात हैं, पानी के जो वेपर्स हैं, हवा में पानी के वेपर्स को ही हम क्या कहते हैं, नमी कहते हैं। जितने पानी के वेपर्स ज्यादा उतना हम कहेंगे कि ह्यूमिडिटी हाई, नमी ज्यादा है। जितने पानी के वेपर्स कम होंगे तब हम कहेंगे कि ह्यूमिडिटी लो है, नमी कम है, ठीक है। तो नमी का मतलब होता है कि हवा में पानी के जो वेपर्स मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नमी कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब बुक में लिखा हुआ है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। तो उसकी भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एज कंपेयर टू इट्स मैक्सिमम अमाउंट। मिसाल के तौर पर एक हवा है, मिसाल के तौर पर एक अगर मैं आपको कहूँ कि 4 सेंटीमीटर वाली जो हवा है, ये ज्यादा से ज्यादा 100 मॉलिक्यूल जो है वाटर के होल्ड कर सकती है। 4 सेंटीमीटर के इर्द गिर्द जितनी भी हवा है वो 100 वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर सकती है, वाटर के वेपर्स को होल्ड कर सकती है। लेकिन 100 की जगह पर हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 20 वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो हम कहेंगे कि इस एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितनी परसेंटेज है, वो 20% है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एज कंपेयर टू इट्स मैक्सिमम अमाउंट। ज्यादा से ज्यादा इतना संभाल सकता है, लेकिन मेरे पास कितने थे, 20 मॉलिक्यूल थे। तो हमने कहा कि इसकी कितनी परसेंटेज है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर किसके मुकाबले में, उसकी मैक्सिमम अमाउंट के मुकाबले में। मैक्सिमम इतना कर सकती है लेकिन मेरे पास इतना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी वायरस के ऊपर क्या करती है, बड़ा असर डालती है। अब देखते हैं कि किस तरीके से वो उसके ऊपर असर डालेगी। अब जो ह्यूमिडिटी है वो वायरस के ऊपर जो इन्वेलप्ड लेयर होती है, लिपिड की लेयर होती है, इसकी लिपिड की लेयर, एक्स्ट्रा एक और लेयर होती है लिपिड की बनी होती है, वायरस के ऊपर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेलप्ड कहते हैं। तो इन्वेलप्ड वायरस होते हैं, जैसे कोरोना वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया,
ये लो ह्यूमिडिटी पे सरवाइव कर पाते हैं। मतलब ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 20 से 30% पर, ठीक है, इतनी ह्यूमिडिटी में ये सरवाइव कर पाएंगे। इससे ज्यादा हाई ह्यूमिडिटी को ये टॉलरेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, अब इसकी भी मैं रीजन बता देता हूँ भाई। 20% 30% मतलब पानी की कमी, और फिर पानी की मिकदार जो है वो एयर में कितनी परसेंटेज है, वो 20 से 30% है मैक्सिमम के मुकाबले में, ठीक है। मतलब वहीं तो 100 चाहिए थी, लेकिन फिलहाल कितनी है, 20 से 30% है। मतलब हम कहेंगे हवा में नमी कम है। अब जो कम नमी में क्या करते हैं, जो इनवेलप्ड वायरस होते हैं ना, ये क्या कर सकते हैं, ये कम नमी में ही सर्वाइव कर पाते हैं। अगर पानी के वेपर ज्यादा हो जाए, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि 70% पानी के वेपर्स हो जाए, तो क्या होगा, तो पानी में हवा की मिकदार, सॉरी, हवा में पानी की मिकदार, अमाउंट ऑफ वाटर, हवा में अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एयर में ज्यादा हो जाएगी, एयर भारी हो जाएगी, और उन एयर ड्रॉपलेट्स में जो वायरस जो फंसे हुए हैं वो ड्रॉपलेट्स हेवी हो जाएंगे और जमीन पे गिर जाएंगे, और वो वायरस क्या करेंगे, वहीं पर चिपक जाएंगे। तो वायरस आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा, आगे वो खुद को मूव करके नहीं जाएगा, वो आगे किसी होस्ट तक नहीं पहुंच पाएगा अगर ह्यूमिडिटी हाई होगी। तो जो इन्वेलप्ड वाले वायरस हैं वो लो जो है वो ह्यूमिडिटी पे ही सरवाइव कर पाते हैं। अगर इससे ज्यादा अगर ह्यूमिडिटी होगी, मतलब पानी के वेपर इससे ज्यादा हो गए, तो वो भारी हो जाएंगे और जमीन पे गिर जाएंगे, वायरस भी जमीन पे गिर जाएगा, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएगा, होस्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इन्वेलप्ड वायरस के लिए ये बड़ा मसला होता है। लेकिन अगर मैं नॉन इन्वेलप्ड वायरस की अगर बात करूं, मतलब जिनके ऊपर बाहर लिपिड की कवरिंग नहीं होती है, बस उनके पास कैप्सिड होता है, कैप्सिड के बाहर और कोई कवर नहीं है, तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं नॉन इन्वेलप्ड वायरस, जिसके पास कैप्सिड के बाहर कोई और लिपिड की कवरिंग नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एडिनो वायरस की बात करूं या राइनो वायरस की बात करूं, ये हाई ह्यूमिडिटी पे भी सर्वाइव कर पाते हैं। 70 से 90% भी अगर मतलब पानी की हाई मैक्सिमम अमाउंट हो वाटर एयर के अंदर, पानी की मिकदार हवा में भले 70% हो या इससे 90% भी हो जाए, तब भी क्या करते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये टॉलरेट कर पाते हैं, क्योंकि ये इनके पास बाहर की कवरिंग नहीं होती, ये हल्के होते हैं, तो ये मूव कर पाते हैं। लेकिन इन्वेलप्ड वाले वायरस जो है वो कम नमी में सर्वाइव कर पाते हैं, और जो सॉरी इन्वेलप्ड है वायरस, हाँ, इन्वेलप्ड वायरस जो है वो कम नमी में सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन जो नॉन इन्वेलप्ड वायरस हैं वो ज्यादा नमी में सर्वाइव कर पाते हैं। अब आते हैं वायरस पे लाइट का क्या असर होता है। अब देखो, लाइट वायरस पे दो तरीके से असर डालती है, एक पॉजिटिव, ठीक है जी, पॉजिटिव, और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव जो असर है वो डायरेक्टली नहीं है, वो इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, लाइट इनडायरेक्टली इज यूजफुल फॉर वायरसेस। कैसे, सपोज कुछ ऐसे वायरस है जो पानी के अंदर रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन के अंदर। फाइटोप्लैंक्टन एक, ये क्या होते हैं, ये स्मॉल क्रीचर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। स्मॉल क्रीचर्स होते हैं, छोटे छोटे समुद्र के अंदर क्रीचर्स होते हैं, इनके पास इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो कुछ वायरस जो फाइटोप्लैंक्टन के अंदर रहते हैं, अब उनको जितनी सूरज की रोशनी ज्यादा इनको फाइटोप्लैंक्टन को मिलेगी, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे, ज्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो ज्यादा उनके अंदर प्रोडक्ट बनेगा, उसी प्रोडक्ट का यूज करेगा वायरस। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर रोशनी वायरस के लिए फायदेमंद है। अगर सपोज रोशनी ना होती है, फाइटोप्लैंक्टन अपना खाना ना बना पाते, तो वायरस रेप्लिकेट कैसे करता है, क्योंकि रेप्लिकेशन करने के लिए चाहिए था मटेरियल, और मटेरियल बनता है फोटोसिंथेसिस से, लेकिन फोटोसिंथेसिस चल ही नहीं रहा। तो वायरस पे क्या होगा, फिर ये असर हो जाता है। तो इसलिए अगर रोशनी ज्यादा होगी तो वायरस क्या करेगा, जो उसको एनर्जी की जो डिमांड है वो पूरी होगी, किससे, फाइटोप्लैंक्टन से। वो खाना बना रहा है और वायरस उस खाने का यूज कर रहा है रेप्लिकेशन में, ठीक है, रेप्लिकेशन करने में वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव जो है वो फायदा है लाइट का, लेकिन इनडायरेक्टली है, मतलब डायरेक्ट वो खुद तो लाइट का यूज नहीं कर सकता। लाइट का यूज कौन कर रहा है, फाइटोप्लैंक्टन, वो खाना बना रहा है, उस खाने का इस्तेमाल वायरस कर रहा है। लेकिन वायरस में जो लाइट जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट कर सकती है, डायरेक्टली नेगेटिव। लाइट डायरेक्टली के नेगेटिव इंपैक्ट किस तरीके से, हमें पता है वायरस किससे मिलकर बना होता है, डीएनए या आरएनए। और डीएनए और आरएनए में जो वायरस लाइट के अंदर जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है सूरज की रोशनी के अंदर, वो यूवी रेज क्या कर सकती हैं, वो वायरस में म्यूटेशंस कर सकती हैं। म्यूटेशंस मैंने आपको पहले ही बताया था कि सडन चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, अगर डीएनए की सीक्वेंस में अचानक से कोई चेंज आ जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशंस कहते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अब ये वायरस का जीनोम है, डीएनए है, ठीक है। अब ये वायरस का जीनोम डीएनए है,
अब यहाँ से अचानक से कोई रेडिएशन आई, यूवी रेज आई, तो ये वाला सीक्वेंस जो है जहाँ पर एडेनिन और यहाँ पर ग्वानिन था, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, एडेनिन के सामने ग्वानिन था, अब ये सीक्वेंसेस क्या हो गया, तो यहाँ से थायमिन और साइटोसिन हो गया, सीक्वेंस चेंज हो गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूटेशंस कहते हैं। तो म्यूटेशंस कर सकती है यूवी रेज, और म्यूटेशन से फिर क्या करेगा, वायरस का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है, वायरस का नया जेनेटिक मेकअप बन जाएगा जो वायरस के लिए वो किसी काम का नहीं होता। तो ये असर हो सकता है किसका, लाइट पे, वायरस का। अब आते हैं जी लास्ट वाला टॉपिक जो है पीएच, ठीक है, मतलब वायरस पीएच को कैसे टॉलरेट करता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच जो स्केल होती है वो 1 से लेकर 14 तक होती है, बीच में यहाँ पर 7 रख देते हैं। 7 अगर किसी की पीएच है तो मतलब वो ना कड़वा है ना वो खट्टा है, वो क्या है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। अगर 7 से कम है, 7 से पीएच कम आ रही है तो मतलब वो चीज क्या है, एसिडिक है। अगर 7 से पीएच ज्यादा है तो वो चीज क्या है, वो बेसिक है, अल्कलाइन है। अल्कलाइन मतलब उसका टेस्ट क्या होगा, कड़वा होगा, और जिसकी पीएच 7 से कम होगी उसका टेस्ट खट्टा होगा। तो ये पीएच स्केल होता है। तो ये भी इसकी भी जो रेंज जो होती है वो क्या कर सकती है, वायरस पे असर कर सकती है। देखो वायरस जो है वो कम से कम 6 पीएच पे, ज्यादा से ज्यादा 8 पीएच पे सर्वाइव कर पाता है, लेकिन हालांकि कुछ वायरसेस वो भी 3 पीएच पे भी जिंदा रह पाते हैं, कुछ वायरस 10 पीएच पे जिंदा रह पाते हैं। लेकिन जनरली अगर मैं आपको बात करूं, मोस्टली वायरस जो होते हैं वो कम से कम 6 पीएच पे सर्वाइव कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 पीएच पे सर्वाइव कर पाते हैं, इससे ज्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाते मोस्टली वायरस, ठीक है, कुछ वायरस को छोड़कर। अब अगर सपोज अगर किसी सॉल्यूशन में मिसाल के तौर पर हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर रह रहे हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी जो पीएच है वो 8 से ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, जो इनवेलप्ड वायरस होंगे, मतलब जिनके बाहर लिपिड की लेयर जो होगी, वो लिपिड की लेयर हाइड्रोलाइज हो जाएगी, वो टूट जाएगी, ठीक है, जिससे वायरस क्या हो जाएगा, जिससे वायरस अनएक्टिव हो जाएगा। और ये याद रखना, ये वाला जो ज्यादा पीएच जो है, मतलब 8 पीएच या उससे ज्यादा जो पीएच वाले जो सॉल्यूशंस है, ये इनवेलप्ड वायरस पे असर करता है, इनवेलप्ड वाले वायरस पे, इनवेलप्ड। जैसे अगर मैं बात करूं कोरोना वायरस, अब कोरोना वायरस के बाहर आउटर कवरिंग थी जिसको हम इनवेलप्ड कह रहे थे, ठीक है, तो वो ज्यादा पीच पे वो वायरस सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, इसलिए लोगों ने सैनिटाइजर का यूज करना शुरू कर दिया, सोप का यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि सैनिटाइजर, सोप या दूसरे जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें उनमें क्या होता है, उनमें अल्कलाइन जो है, वो अल्कलाइन क्या होता है, कंडीशंस होती है, अल्कलाइन पीएच होती है इनकी, मतलब वो उनकी पीएच 8 से ज्यादा होती है। तो वो जो पीएच है वो वायरस के जो इनवेलप लेयर जो है बाहर से लिपिड की जो लेयर है उसको तोड़ रहे थे, जिससे वायरस हमारा अनएक्टिव हो रहा था, काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है जी। तो इसलिए हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे या सोप का इस्तेमाल कर रहे थे कोरोना वायरस के। लेकिन अगर मैं नॉन इनवेलप्ड की वायरस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उस पर सैनिटाइजर का या जो है वो अल्कलाइन पीएच का कोई भी असर नहीं होता, वो सर्वाइव कर पाएगा भले पीएच 10 तक चली जाए, ठीक है, मतलब ये बर्दाश्त कर पा रहा था। लेकिन जो है वो नॉन इनवेलप्ड वायरस के लिए एसिडिक पीएच थोड़ा मसला कर रहे थे, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा, ये कि वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्लो कर रही थी, तो जो है वो एसिडिक एनवायरमेंट भी वायरस के लिए थोड़ा ऐसे समझो कि मसला पैदा करता है, रेप्लिकेशन रोक देता है। लेकिन नॉन इनवेलप्ड के लिए, अल्कलाइन पीएच के लिए कोई मसला ही नहीं है, वो उसके लिए आप कोई भी सोप डिटर्जेंट्स यूज करो उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन जो इनवेलप्ड वायरस होता है, इनवेलप्ड वायरस के लिए आप सैनिटाइजर का यूज करो, सोप का यूज करो, उसकी जो है वो बाहर वाली जो कवरिंग है इनवेलप्ड, ठीक है, जो कि हाइड्रोलाइज हो जाएगी, टूट जाएगी, लिपिड से टूट जाएगी, तो वो वायरस अनएक्टिव हो जाएगा। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि लाइफ, जो वायरस की लाइफ पर इम्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।